अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 15 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अनअकॅडमीवर सुरू झालेली आहे नवीन बॅच आणि STI, PSI, ASO जी एक्झाम आहे त्यासाठी जर तुम्ही प्रिपरेशन करत आहात तर 1 जूनपासून नवीन बॅच सुरू होत आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला सगळेच सब्जेक्ट जे आहे ते कव्हर केल्या जाणार आणि त्याचबरोबर जे इंट्रॅक्शन आहे ते सुद्धा तुमचं प्रॉपर प्रकारे होणार। जे पण तुमचे डाऊट्स आहे ते क्लिअर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता, पॉलिटी असो, जिओग्राफी असो, हिस्ट्री असो, इकॉनॉमिक्स असो, जनरल सायन्स असो, इंग्लिश ग्रामर असो, मराठी ग्रामर असो, मॅथ्स असो, रिझनिंग असो, जितके पण तुम्हाला सब्जेक्ट्स असतील ते सगळे यामध्ये कव्हर होऊन जाणार आणि तुमचं सिलेक्शन जे आहे ते 100% होणार। तर लवकरात लवकर एनरोल करा या बॅचमध्ये। तुम्हाला EMI ऑप्शन जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI ऑप्शन थ्रू तुम्ही इथे पे करू शकता आणि जेव्हा तुम्ही पे करा MMBEAN हा कोड तुम्ही नक्की वापरा। जेव्हा हा तुम्ही कोड वापराल तर तुम्हाला 10% डिस्काउंट जे आहे ते मिळून जाईल। तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला आणि बॅचला जॉईन करा। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। इसमें जो टेस्टिंग है उसके बारे में बात की गई है। जो अलग अलग टेस्टिंग है तो इसके ज़रिए हम जो अलग अलग टेस्टिंग होती है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये टेस्टिंग जो है किस तरीके से होती है। मैथ्स के पेयर में क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर इंडिया में कौन सी टेस्टिंग होती है उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम देखेंगे। यहाँ पर मानसून जो उसके बारे में बात की गई कि मानसून किस तरीके से कोरोना वायरस के स्प्रेड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि हम दुबकाले से देख रहे हैं कि जो समर सीज़न रहेगा वो यहाँ पर कोरोना वायरस को रोक सकता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड जो उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज हम देखते हैं। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी और उसी के साथ साथ जो वैक्सीन है, उसी के साथ साथ जो लॉकडाउन है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो अच्छे तरीके से आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल यहाँ पर जो सेंटर है उसके और स्टेट के बीच में जो फाइनेंसेस है उसके बारे में बात करता है। तो इसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है कोविड के बारे में, उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी है एजुकेशन में, उसके बारे में ये वाला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल्स है इसे हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग जो उसके बारे में बात की जा रही है, इंडिया टेस्ट फॉर कोविड-19। तो देखिए यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR है, रिसेंटली उन्होंने ELISA टेस्ट किट जो है उसे यहाँ पर अप्रूव किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ICMR जो है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ICMR अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है कि आपको एग्ज़ाम में स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं, है ना। कि आपको जो भी करंट में ICMR बहुत ज़्यादा चल रहा है तो स्टैटिक पोर्शन ICMR स्टैटिक पोर्शन में आता है।
उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ICMR क्या है। तो ICMR जो है ये बेसिकली एक अपेक्स बॉडी है। क्या है? अपेक्स बॉडी है, जिससे कि आप जो भी यहाँ पर आपको बायोमेडिकल रिसर्च में कोऑर्डिनेशन करना है या फॉर्मुलेशन करना है, उसके बारे में ये बॉडी जो है वो देखती है। ये फंड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और उसी के साथ साथ कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उस मिनिस्ट्री में ये देखने को मिलता है। आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोई भी दे देंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दे देंगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे देंगे, लेकिन ये किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है। उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में आती है। और ये जो है ये अपेक्स बॉडी है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो एलिसा है, एलिसा इसमें जो लाया गया है कि इसे टेस्ट किट है जो यहाँ पर अप्रूव किया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अलग अलग टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम एलिसा देखते हैं, ELI ऐसे देखते हैं, तो डेवलप की गई 1974 में। इसका मतलब क्या है? फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये डिटेक्ट करता है कि जो इंसान है उसकी इम्यून सिस्टम जो है उसने क्या यहाँ पर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लिए हैं किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल HIV। अब HIV जो है उसके अगेंस्ट में अगर किसी भी, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारा अगर देश कोई टेररिस्ट उस पर अटैक करता है तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे सोल्जर्स उन टेररिस्ट को मार भगाते हैं। उसी तरीके से अगर कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, कोई वायरस अगर हमारे शरीर में जाने की कोशिश करता है, तो हमारा शरीर भी जो है उसके अगेंस्ट में सोल्जर्स क्रिएट करता है। फिर ये सोल्जर जो है उस वायरस से लड़ते हैं और हम जो है वो क्योर हो जाते हैं उस डिसीज़ से। तो यहाँ पर ये जो सोल्जर्स है ये अगर किसी इंसान के शरीर में डेवलप हुए हैं, इसका मतलब है कि वो वायरस जो है उसने इस इंसान के शरीर को जकड़ने की कोशिश की थी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया जाता है? इसमें एंजाइम लिंक्ड, इस टेस्ट को कहा जाता है एंजाइम लिंक्ड, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है ब्लड सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए। मतलब मेरा शरीर है, मेरे शरीर में अगर कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज़ अगर तैयार हो गए हैं, इसका मतलब है कि मेरे शरीर को है जो कोरोना वायरस है उसने यहाँ पर इम्पैक्ट करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर जो एलिसा टेस्ट है ये 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंटीबॉडीज़ जो टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर IgG और IgM ये 2 हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हर एक पॉइंट यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। IgG डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़ जो लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं इन्फेक्शन के, और IgM जो है डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज़ जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोरोना वायरस हुआ है तो अभी मेरी अर्ली स्टेज है, 1 या 2 दिन जो है अर्ली स्टेज है, इसमें अगर डिटेक्ट होते हैं तो उसे हम IgM कहते हैं। और जो लेटर स्टेज में बाद में डेवलप होते हैं, समझ लीजिए 10 साल के बाद अगर कुछ डेवलप हो रहा है, उसे हम कहते हैं IgG, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूछा जा सकता है आपको सीधा स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं IgG जो है डिटेक्ट करता है लेटेस्ट अर्ली स्टेज के लिए, और जो IgM है डिटेक्ट करता है लेटेस्ट स्टेज के लिए। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर दूसरी आती है RT-PCR। अब एलिसा जो है एक्सपेक्ट किया जाता है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव और फास्ट, क्योंकि बट ऑब्वियसली ब्लड सैंपल लिए गए हैं, ब्लड को जल्द से जल्द आप यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हो, और ब्लड में जो भी एंटीबॉडीज़ है उसे जल्द से जल्द आप डिटेक्ट कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे जो कोविड-19 की टेस्ट है ये हम अभी तक कर रहे हैं, RT-PCR, रियल टाइम पोलिमराइज चेन रिएक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो RNA है ना, क्योंकि उसमें DNA देखने को नहीं मिलता है, तो जो RNA है उसे कन्वर्ट किया जाता है DNA में। फिर DNA जो है ये छोटा होता है तो इसे मैग्नीफाई किया जाता है। इस तरीके से जो टेस्टिंग होती है, जैसे स्वैब टेस्टिंग जो है वो भी कहा जाता है। स्वैब टेस्टिंग क्यों? क्योंकि स्वैब लिए जाते हैं नाक में, मुंह में, जो गला है वहाँ तक डाला जाता है, स्वैब जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद RT-PCR टेस्ट जो है वो किया जाता है। अर्लियर एबोला और जीका डायग्नोसिस जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था। इंडिया में अगर आप देखोगे RT-PCR जो है वो फाइनल कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है कोविड-19 की देखने को मिलती है। मतलब फाइनली आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, ये किस तरीके से देखा जाता है? ये देखा जाता है RT-PCR टेस्ट के ज़रिए। टेस्ट जो है इसमें यहाँ पर स्वैब लिया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा है, नेज़ल से या फिर ओरल ट्रैक से, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एम्पलीफाई है वो किया जाता है, और फिर जो डिटेक्शन है वो किया जाता है। नेसल और ओरल स्वैब, इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है RT-PCR में, ब्रोंकियल। मतलब यहाँ पर क्या है, BAL मेथड। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो ब्रोंकोस्कोप है, ठीक है, ये यहाँ पर पास किया जाता है, और फ्लूइड जो है वो लंग से
लिया जाता है, क्योंकि देखिए जो कोरोना वायरस है बेसिकली बोला जाता है कि आपके जो लंग्स है उसको अफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। तो वहाँ पर भी अगर है या नहीं देखा जा सके तो काफ़ी अच्छा है। तो ये भी एक टेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा बोला जाए कि जो स्वैब है वो सिर्फ नेज़ल और ओरल से लिया जाता है ओनली, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये भी हमने कोशिश की थी लेकिन ये फेलियर साबित हुआ। काफ़ी सारे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये फेक दिखा रहे थे, तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमने पहले भी इस्तेमाल की हुई है। हार्डली 20 से 30 मिनट लगते हैं इसका रिजल्ट आने के लिए और ये चीपेस्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन रैपिड टेस्ट जो उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होती है फॉल्स रिजल्ट की, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमने कई इस्तेमाल किए हैं जो कि फॉल्स रिजल्ट यहाँ पर पाए गए हैं। इसमें भी वही होता है, यहाँ पर ब्लड टेस्ट किया जाता है और एंटीबॉडीज़ जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं या नहीं ये यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इसलिए ये जो टेस्ट है सिर्फ पॉपुलेशन सर्वे जो है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इंसान जो है वो पॉजिटिव आता है रैपिड टेस्ट से तो उससे यहाँ पर कन्फर्मेटरी RT-PCR टेस्ट जो है उसके थ्रू भी जाना होता है, ठीक है। और एलिसा अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है दैन रैपिड टेस्ट। दोनों में ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, दोनों में एंटीबॉडीज़ जो है वो देखी जाती है, लेकिन जो ELISA हैं ये यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट है दैन रैपिड टेस्ट। क्लियर है। अब और एक यहाँ पर आती है ट्रू नेट जो है ये प्राइवेटली डिज़ाइन टेस्ट है जो कि यहाँ पर सैम्पल प्रिंसिपल जो RT-PCR उस पर काम करती है, स्मॉलर किट्स होते हैं और फास्टर रिजल्ट यहाँ पर देती है। ये डिज़ाइन किया गया है मॉल बायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड गोवा के द्वारा। कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस और HIV टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर सैंपल जो है अगर नेगेटिव टेस्ट होता है तो उसे नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो फिर वो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो भी यहाँ पर ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से टेस्ट हैं यहाँ पर। तो RT-PCR है, रैपिड एंटीबॉडीज़ है, एलिसा है और ट्रू नेट है। यहाँ पर इस्तेमाल देखोगे आप डायग्नोसिस करने के लिए, उसी के साथ सर्विलेंस के लिए, एक्सपोजर पॉपुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए, सेम उसी के लिए डायग्नोसिस करने के लिए। टाइम जो है वो 3 घंटे तक लिया जाता है, 30 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट। कॉस्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। उसी के साथ यहाँ पर 600 फिक्स नहीं है, यहाँ पर 1000 से 1500 जो है वो देखने को मिलती है। तो ये टेबल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेबल पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑस्कर जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऑस्कर है उसमें जो रेसिज्म है वो भी देखने को मिल रहा है, उसी के साथ साथ जो पेंडेमिक है वो भी आया है। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है ऑस्कर में फेस किए जा सकते हैं, इसलिए उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी यहाँ पर चेंज जो है वो किए जा रहे हैं। अब एकेडमी अवार्ड जो है देखिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि किसको एकेडमी अवार्ड्स मिले हुए हैं, लेकिन जब तक एग्ज़ाम आएगी तब तक और यहाँ पर अपग्रेडेशन जो है वो हो जाएगा, तो लेटेस्ट वाले जो है हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑस्कर जो है एकेडमी अवार्ड जो है उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एकेडमी अवार्ड जिसे फेमसली ऑस्कर्स कहा जाता है, ये ग्रुप ऑफ 24 आर्टिस्टिक और टेक्निकल ऑनर्स है जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं सिनेमैटिक अचीवमेंट्स में एक्सीलेंस, ठीक है। और ये एनुअली दिया जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर लिमिटेड और साइंसेस। यहाँ पर अवार्ड जो है फर्स्ट प्रेजेंट किया गया था 1929 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विनर जो है उनको यहाँ पर कॉपी ऑफ स्टैच्यू ऑफिशियली यहाँ पर दिया जाता है जिसे एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है बाकी आपको करंट अफेयर में जिनको मिलता है जिनको नहीं मिलता है वो सारी चीज़ें हुई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी जैसे पैरासाइट जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मॉनसून जो है क्या कोरोना वायरस के स्प्रेड को इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके से एट प्रेजेंट हमें मानसून जो एकदम नॉर्मल पर्सपेक्टिव का देखने को मिलता है। यहाँ पर मानसून जो है उसमें कोई भी ये नहीं है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं अल नीनो और ला नीना। अब ये जो अल नीनो और ला नीना है ये दोनों कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के जो लेक्चर जो MM एकेडमी पर आएंगे उसमें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल में कवर की जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमें मानसून देखने को मिलता है एकदम नॉर्मल है। आप देख सकते हो कि नॉर्मली मानसून जो है वो इस टाइम पीरियड तक आ जाता है और उसी तरीके का मानसून यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कोई भी इस तरीके की कमतरता या फिर ज़्यादा नहीं है। अल नीनो जब भी आता है तो मानसून जो है वो इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, सूखा ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मानसून जो है वो भी नॉर्मल रहने वाला है, अच्छा तरीके से रहने वाला है, इसलिए फूड में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो बारिश आती है वो सेवरल वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जो है वो भी लेकर आती है, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ये जो यहाँ पर डिसीजेस आते हैं इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि जो सिम्टम्स यहाँ पर हमें कोरोना वायरस के देखने को मिलते हैं ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सभी में इंक्लूडेड है।
जितने भी आप देखिए इसमें एक्स्ट्रा ही होते हैं, लेकिन सभी में बुखार जो है वो हमें देखने को मिलता है, सर्दी खांसी जो है वो देखने को मिलती है। डेंगू तो खासकर उसमें प्लेटलेट जो है वो नीचे चले जाते हैं, तेज़ बुखार होता है। अभी अभी कुछ ही दिन पहले मैं रिकवर हुआ था, कुछ ही दिन मतलब कुछ महीनों पहले मैं रिकवर हुआ था डेंगू से। तो उस दौरान काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस जो है वो आया था। एक्चुअल में अगर मैं बताऊं मेरे डेंगू में क्या हुआ था, तो बेसिकली मैं एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा करता हूं, जो योगा है, प्राणायाम है, वो काफ़ी ज़्यादा करता हूं, जिस वजह से यहाँ पर डेंगू जो है, डेंगू जब यहाँ पर हुआ तो मुझे बुखार जो है, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया। अब टेम्परेचर आया तो मैं फैमिली डॉक्टर के पास गया था। फैमिली डॉक्टर वाले ने कहा कि नॉर्मली थ्रोट इन्फेक्शन है, क्योंकि मुझे हमेशा जो प्रॉब्लम होता है थ्रोट का ही होता है। तो थ्रोट इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से यहाँ पर बुखार आया है। तो नॉर्मल उसने ट्रीटमेंट जो है वो शुरू की, और 2-3 दिन टेम्परेचर जो है वो उतर ही नहीं रहा था, कंटिन्यूसली 102-103 टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल रहा था। और फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि फिर से उसको मैंने पूछा कि यहाँ पर टेस्ट कराने की ज़रूरत है क्या, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगा कि नहीं, गले का ही होगा और एग्जर्शन ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा डिले भी हो जाए। और फिर उसके बाद हुआ ऐसा, जब कुछ 5th या 6th डे था, और मैं आपको बता दूं कि होता ऐसा है कि जो डेंगू होता है, डेंगू में होता है ऐसा कि टेम्परेचर आपको रहता है 5 से 6 दिन तक। 5 से 6 दिन तक आपको टेम्परेचर रहेगा, और फिर उसका आपका टेम्परेचर जो है पूरा डाउन आ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर डाउन आना शुरू होता है, तब से आपके प्लेटलेट जो होते हैं ना, वो गिरना शुरू होते हैं। नॉर्मली आपके प्लेटलेट जो है 3 लाख के आसपास रहेंगे, ये जो प्लेटलेट है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर 5 से 6 दिनों तक मेरा टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली ज़्यादा था। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है गिरना शुरू हो रहा था, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि आपको अपने आप साइन जो है वो मिल जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जो भी सिम्टम्स, जो भी सिनारियो देखने को मिलता है, वो हम इतना अच्छा प्लान नहीं कर सकते हैं, जो नेचर जो है, नेचर की जो भी पावर होगी वो प्लान कर लेती है। तो हुआ ऐसा, जब मैंने टेम्परेचर मेजर किया 5 से 6 दिन के बाद, जब मैंने टेम्परेचर मेजर किया, तो थर्मामीटर जो था उसमें प्रॉब्लम था। तो टेम्परेचर बता दिया उसने 106 डिग्री सेल्सियस। अब 106 डिग्री सेल्सियस बता दिया तो बट ऑब्वियस है कि मैं, घर के जो है सब यहाँ पर डर गए, और फिर उसके बाद सीधा जो दवाखाने हैं वो गए नहीं, सीधा टेस्ट कराने ही गए। अब वहाँ पर जब टेस्ट कराने के लिए गए, तो उस टाइम पर शायद संडे था, तो इसलिए जितने भी जो पैथोलॉजी लैब है वो भी बंद थे। तो एक पैथोलॉजी लैब में गए, वहाँ पर उसने बोला कि सिर्फ जो आपका प्लेटलेट है वो मेजर कर लेंगे, बाकी आपका डेंगू टेस्ट जो है एक्चुअल में नहीं हो सकता है। प्लेटलेट से भी बता सकते हैं कि प्लेटलेट अगर नीचे गए हैं बहुत ज़्यादा तो आपको डेंगू है। लेकिन हम दूसरे इसमें गए, और वहाँ पर फिर जो टेस्टिंग है वो की सैंपल दिए। दोपहर में आया कि मेरे जो प्लेटलेट है वो 1.5 लाख के आसपास है, और उसी के साथ साथ जो डेंगू है वो भी मुझे हुआ है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि 1.5 लाख के आसपास, अगर पहले अगर देखा जाए तो ये, अगर मैं सिर्फ ये टेस्ट करता था प्लेटलेट की, तो वो यही होता था कि भैया 1.5 लाख है तो नॉर्मल है, मतलब यहाँ पर डेंगू जो है वो नहीं है, तो है ना। तो मतलब देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो होता है। तो देखिए, जो बरसात है उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती ही है। अब यहाँ पर डेंगू जो है जब मुझे हुआ है, तो बट ऑब्वियसली कि उसके एंटीबॉडीज जो है मेरे शरीर में आ गए होंगे। उसी तरीके से जब हम रिकवर्ड होते हैं तो कोरोना जो है उसके भी एंटीबॉडीज जो है हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। डेंगू जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक्सेसिव रेन जो है यहाँ पर डिसरप्ट करता है मॉस्किटो के रिप्रोडक्टिव साइकिल को, जो ब्रीडिंग साइट्स है जहाँ पर वो ब्रीड करते हैं उसे फ्लश आउट कर सकता है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कोरोना वायरस जो है स्ट्रीट पर अगर कोई स्पिट करता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोरोना वायरस है वो स्ट्रीट पर अगर स्पिट कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि वो जो वायरस है वो बारिश की वजह से फ्लश आउट हो सकता है। तो मतलब देखिए किस तरीके के तर्क यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है देयर हर्ड और आर इम्यूनिटी। अब देखिए, कुछ दिन पहले जो संदीप माहेश्वरी जी है, एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने इसी पर जो हर्ड इम्यूनिटी है इस पर एक वीडियो डाला था। और मुझे वो वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे थे। देखिए क्या होता है, कुछ पॉइंट्स पर मतभेद हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ पॉइंट जो है वो मुझे ऐसे लगे थे कि जो उन्होंने कहा है शायद वो प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कोरोना वायरस के लिए, मुझे वो प्रैक्टिकली सही नहीं लगे थे। वो वीडियो अभी भी अवेलेबल है। और उन्होंने और एक वीडियो बनाया था, लेकिन उन्होंने वो जो वीडियो है शायद उन्होंने अपनी जो यूट्यूब चैनल है उससे हटा दिया है, जो कोरोना वायरस पे उन्होंने बताया था। खैर, तो यहाँ पर उन्हें हर्ड इम्यूनिटी की ही बात की थी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए कंट्री में और पूरी दुनिया में देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट चॉइस होती है पॉलिसी कौन सी अपनाई जाए। मतलब एक जो पॉलिसी है वो होती है यहाँ पर कंटेनमेंट की। भैया कंटेनमेंट जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा, किस तरीके से हमें कंटेनमेंट रखना है, और लॉकडाउन जो है वो किस तरीके से रहेगा। एक तरीके की ये पॉलिसी जो है वो हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ ये हमें देखने को मिलता है कि जो कंटेनमेंट है उसमें स्ट्रेटेजी जो है वो कम्प्लीटली अलग होती है। लॉकडाउन यहाँ पर लगाना पड़ता है, और सीवियर इकोनॉमिक कॉस्ट पर ये जो लॉकडाउन है वो हमें देखने को मिलता है।
अब इसमें गेन अगर देखा जाए लॉकडाउन स्ट्रेटेजी में, तो हम जो रेट है स्प्रेड का वो स्लो डाउन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो हेल्थ सर्विसेज है उन पर ज़्यादा बोझ जो है वो ना आए। अब यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, हर्ड इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक घर जो है, एक घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, ठीक है, 5 लोग रह रहे हैं, एक को कोरोना वायरस हुआ, यहाँ पर सभी को कोरोना वायरस हो गया, सब रिकवर्ड हो गए। अब फिर से घर पर कोरोना वायरस नहीं आ सकता है क्योंकि शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट हो गए हैं। उसी तरीके से ये एक छोटा हमने लिए, वही अगर हम कंट्री लें तो कंट्री में अगर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर कोरोना वायरस हो जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी उस कंट्री की अटेन हो गई है और जो केसेस है वो यहाँ पर फ्लैटन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें हर्ड इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिलता है, उस वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे स्वीडन में यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ गए, तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट इसमें नहीं होती क्योंकि लॉकडाउन नहीं रहेगा, तो बट ऑफ से इकोनॉमी जो है नॉर्मली चलती रहेगी, जैसे इंसान चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्फेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। अब देखिए इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो यहाँ पर इम्यून हो गई है वैक्सीनेशन के थ्रू बोलिए या इन्फेक्शन के थ्रू बोलिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए, तो ये वैरी हो सकता है। अब यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो सोचिए कि 60% पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की, तो सोचिए कितने लोग यहाँ पर इन्फेक्ट होने चाहिए। उसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको इसमें जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि अगर हम 100 करोड़ ही पकड़ते हैं आबादी और 50% ही हर्ड इम्यूनिटी के लिए चाहिए कंसिडर करते हैं, तो सिर्फ 50 करोड़ लोग यहाँ पर इन्फेक्ट होने चाहिए। सिर्फ है क्या, बहुत ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट 1% भी पकड़ते हैं तो सोचिए कितने लोगों की डेथ यहाँ पर हो सकती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी बहुत भयानक हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने इंडिया के लॉकडाउन पॉलिसी को इंसेन कहा है। लॉकडाउन जब इन्फेक्शन लेवल जो है वो लो था तब यहाँ पर लगाया गया, लेकिन ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो हमें देखने को मिला, है ना। इनफॉर्मल वर्कर की जो लाइफ है वो यहाँ पर डिसरप्ट होती हुई हमें देखने को मिली, रादर देन यहाँ पर उस टाइम पर काफ़ी कम थे, उसी टाइम पर सब अपने अपने घर पर चले जाते, तो हो सकता है कि कोरोना वायरस जो अभी स्प्रेड हो रहा है अलग अलग तरीक़ों से, वो ये स्प्रेड नहीं हो पाता। तो ये चीज़ जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो है प्रॉपरली यहाँ पर जो है इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर लिया जा सकता था, और जो लॉकडाउन है उसमें जो केसेस है कम्प्लीटली हम स्टॉप कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर केसेस जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज पर हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंटर जो है वो ज़्यादा स्पेस दे रहा है। अब यहाँ पर हम फिजिकल जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो पैसों की बात करने वाले हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। यहाँ पर आप देखिए जो फिजिकल स्ट्रेस है यहाँ पर जो बिल्ड हो रहा है गवर्नमेंट पर कोविड के पेंडेमिक की वजह से, तो ये काफ़ी भयानक है। यहाँ पर जनरल गवर्नमेंट रेवेन्यू जो उसमें कोलैप्स आ गया है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर चीज़ें नहीं खरीद रहा है तो जीएसटी नहीं मिल पा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इनकम है वो भी कम हो गई है, तो इनकम टैक्स जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे सिनारियो में आप देखिए कि सिर्फ डिसरप्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर जो कंसल्टेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो गया है ना। अब यहाँ पर आप देखिए फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट जो है काफ़ी क्रिटिकल है 2 काउंट्स पर। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर डिटरमाइन करेगा हाउ इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है रिशेप होगा। दूसरा यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर काम आने वाला है। अभी भली स्टेट को जो है वो बोला गया है कि आप कितना भी यहाँ पर ले सकते हो, जितना आपको लेना है उतना आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, जितना भी आपको लेना है, मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आपको जितना यहाँ पर जो भी चीज़ें करनी है, मतलब उधार जितना लेना है, जो स्टेट है वो उधार ले सकते हैं। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर आप देखोगे तो देन देयर इज़ इशू ऑफ स्टेट बोरोइंग्स। जो स्टेट बोरोइंग्स है उसके यहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं। रिसेंटली जो सेंटर है उन्होंने कहा है कि भैया बजट का आप जितना भी, मतलब आपको जितना उधार लेना है आप ले सकते हो। उसी के साथ साथ दूसरा यहाँ पर इशू आता है जीएसटी कंपेंसेशन सेस का। जीएसटी कंपेंसेशन जो है, जीएसटी यहाँ पर क्या होता है, सेंटर जो है वो लेता है फिर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जीएसटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, जो कंपेंसेशन है स्टेट को वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ टैक्स डिवोल्यूशन जो है स्टेट का, उसका भी इशू देखने को मिल रहा है। टैक्स डिवोल्यूशन जो जाता है, मतलब जितना भी सेंटर के पास पैसा जमा हुआ है उसका 41%, 42% ये सब जो है स्टेट की तरफ जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं देगा तो लड़ पाएंगे क्या, नहीं लड़ पाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल के बारे में ज़रूर बताइए।
अब यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेच जो है वेरियस लेवल पर यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो सिचुएशन है उसे हैंडल किया जाना चाहिए। एक रोड मैप जो है वो बनाया जाना चाहिए जिससे कि जो सेंटर और स्टेट है दोनों के बीच में कोलैबोरेशन जो है यहाँ पर जम सके, जिससे कि क्या होगा कि प्रॉपर तरीके की रिपोर्ट अगर बनेगी, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस रहेगा, प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी, तो यहाँ पर पेंडेमिक से इकोनॉमिकली फाइट जो है प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आता है इक्वल एंड एक्सीलेंट। अब देखिए शॉर्ट में आर्टिकल समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डीप में इस आर्टिकल के नहीं जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन्होंने प्रपोज किया है कि 4% जो है एनुअल परचेज रिजर्व किया जाएगा फॉर द यूनिट्स जो दलित और ट्राइबल जो है वो रन कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिट्स है, ठीक है, कोई एक ऐसी कंपनी है यूनिट्स है जो कि एक दलित या फिर ट्राइबल के द्वारा रन किया जा रहा है, 4% ऑफ एनुअल जो परचेस रहेगा उनके लिए रिजर्व किया जाएगा। क्लियर है? तो ये जो चीज़ है यहाँ पर दी जा रही है। अब बेसिकली आप देखोगे हेडलाइन जो है ली गई है एक किताब जिसका नाम है एक्सीलेंस, जो कि 1961 में लिखी गई थी, एजुकेशन जॉन गार्डनर के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो एक स्टेटस है, स्टेटस यहाँ पर डिटरमाइन उसकी जो राइट्स है, प्रिविलेजेस है, प्रेस्टीज है, पावर है, स्टेटस है ना। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली एक अर्न किया जाता है जो भी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर जब रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, तो यहाँ पर जो करप्शन है उसको ये ब्रीड करता है ना। कि यहाँ पर क्या होगा कि मतलब जो भी प्रोक्योरमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर बोल रही है कि उनको अगर 100 रुपये खर्च करने हैं तो उसमें से 4 रुपये जो है वो दलित और जो ट्राइबल है उनके लिए खर्च करेगी फॉर एग्जाम्पल। तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी फर्म जो है वो मतलब SC और ST सप्लायर है ना। यहाँ पर SC ST ओन्ड या फिर मैनेज, यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या। यहाँ पर जब हम सभी चीज़ें जो है इक्वल है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस में कोई एक एडवांटेज यहाँ पर ले सकती है क्या, क्वालिटी जो है वो भी यहाँ पर देखी जाएगी क्या, प्रेफरेंस जो है यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ पर किस पर ये रहेगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे क्या, कौन सी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर बट ऑब्वियसली करप्शन जो है वो इंक्रीज़ होना ही है, क्योंकि जब यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होगी तो ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, क्वेश्चंस क्रिएट होंगे तो करप्शन क्रिएट होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई भी एंटरप्रेनर जो होता है 2 तरीके की कंपनीज खड़ी कर सकता है, एक तो बेबी या फिर दूसरी होती है ड्वार्फ। अब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो यहाँ पर पैसा लेकिन DNA का होता है। बेसिकली आप देखोगे बेबी जो होता है इसमें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है या ज़्यादा ग्रोथ पर जा सकती है। ड्वार्फ जो होती है बेसिकली एक जो संत होता है, मतलब एक तरीके से एक सीधी तरीके की लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है। जितने भी जॉब क्रिएशन होते हैं ये वेलकम, डिज़ायरेबल कंपनीज जो है, पब्लिक पॉलिसीज, ये सब तो ठीक है ना। ये सब हमें बेबी जो कंपनी होती है उसमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आएगा कि जो ड्वार्फ कंपनीज है उनका यहाँ पर क्या होगा, उनके लिए प्रोक्योरमेंट जो है वो क्या किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो है ये आपके एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम 3 देखें, GS पेपर 3, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो इंडियंस है, यहाँ पर जो इंडिया में इंडियंस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर काफ़ी कम कंपनी जो है खड़ी करते हैं या फिर कम कंपनी GDP ग्रोथ में ये सहायता करती है, रादर दैन जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी जो है खड़ी कर पाते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा जो फेवरेबल कंडीशंस है वो बड़ी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा होती है, जो बिग कंपनीज़ है उनको ज़्यादा फेवर किया जाता है। बायस हमें एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो स्टेट बाय जनरेटिंग देयर ओन पावर है ना, खुद का वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट खुद का प्रोवाइड करना, जो खुद के एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा बायसनेस देखने को मिलता है जो स्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनीज़ है उनके लिए। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लो प्रोडक्टिव कंपनी जो है वो ब्रीड करता है, ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमीज क्रिएट नहीं करते, ज़्यादा स्केल नहीं होता, ज़्यादा स्कोप देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम जो है यहाँ पर क्रिएट की जानी चाहिए, जिससे कि एक डिसेंट जॉब जो है वो क्रिएट हो जाए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है ऊपर जा सके। तो आइए यहाँ पर हम मैप बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कंट्री है तांजानिया, चलिए बड़े मैप में तांजानिया जो है उस पर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते तो भारत देखने को मिलता है। हम आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो हम आ गए यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पर नीचे हम आएंगे तो हमें देखने को मिलता है तांजानिया, जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। तो ये वो कंट्री है जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर लिखी होगी। ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।